और फंडामेंटल्स को भी बाजार के जोड़ते हैं। और एक ऐसे शख्स हमारे साथ गेस्ट जो जुड़ रहे हैं आज, वो करीब 3 दशकों से बाजार को, फाइनेंशियल मार्केट्स का पूरा डेवलपमेंट इंडिया का उन्होंने देखा है और इकोनॉमी का भी। मिस्टर प्रदीप शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे एक ब्रॉड क्वेश्चन लेना चाहूँगा, क्योंकि आप ग्लोबल मैक्रोस को, इंडियन इकोनॉमी के मैक्रोस को भी नज़र पर रखते हैं और इंडियन मार्केट्स को क्लोजली। इस समय इंडियन मार्केट्स आपके हिसाब से कौन से फेज में हैं? क्योंकि एक बात ये आ रही है कि इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। अगर घटी हुई अनुमान भी देखिए, आप सबने काट दिए अनुमान ग्रोथ के, उसके बाद भी हम लोग के अनुमान इंडिया ग्रोथ शायद नेक्स्ट ईयर 7.25 7.5 तक हो, जो कि पूरे ग्लोब के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो क्या बाजार इस समय फैक्टर इन कर रहा है? वो बाजार और इकोनॉमी दोनों इस समय किस फेज में है आपके हिसाब से? इंडिया में आपने जैसे बताया, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आईएमएफ के वजह से, आईएमएफ के मुताबिक 8.2% होगा। वर्ल्ड बैंक ने भी थोड़ा कम कर दिया है, 9.1 से कम कर दिया है, क्योंकि पूरे मार्केट्स पर और पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे बादल छाए हुए हैं। अभी देखिए, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई। क्राइसिस में सिर्फ वॉर की वजह से नहीं, वो सैंक्शंस जो लगाए अमेरिका ने रशिया पे, तो रशिया का तेल बाजार में नहीं आता है, तो उसकी वजह से बहुत तेल का भाव बढ़ गया है। और अमेरिका में देखिए आप, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, और फर्स्ट टाइम इतना 40 इयर्स में इतना हाई इन्फ्लेशन आया नहीं है। और आपने देखा था 1979 में जब इन्फ्लेशन इतना ऊंचा था, तो इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ गए थे यूएस में। तो ऐसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं यूएस में, और वहाँ स्लो डाउन का नोटिस हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो गाड़ी बिकती है कम, घर बिकते हैं कम, और उसकी वजह से और वेल्थ इफेक्ट हो जाती है, एसेट्स वैल्यू कम हो जाती है, सब शेयर प्राइस कम हो जाती है, बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाती है, तो लोगों को खर्चने का इरादा कम हो जाता है, तो कंजम्पशन डिमांड फॉल हो जाएगा। तो यूएस में अगर रिसेशन आएगा, यूएस पैसा पुल आउट करेगी इंडिया से, सब जगह से। तो एक तो ये मार्केट्स के लिए ये खराब है। यूरोप पे फर्दर उन्होंने अपने लिए ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। देखिए, वो बोलते हैं कि हम रशियन ऑयल नहीं लेंगे। अभी जर्मनी में रशियन गैस और ऑयल का 40%, 40% ऑफ देयर कंजम्पशन वाज डिपेंडेंट ऑन रशिया। अभी वो बंद कर दे, कहाँ से लाएंगे ऑयल और गैस? उनके पास उतनी लिक्विफेक्शन फैसिलिटीज नहीं है, रीगैसिफिकेशन फैसिलिटीज नहीं है कि कतार से लेके आवे और यहाँ रीगैसिफाई करके। तो मार्जिन पे थोड़ा अमेरिका से 15 बिलियन क्यूबिक मीटर मिलेगा, पर वो इनफ नहीं है। वो 10% ऑफ अमेरिका ऑफ योर जर्मनीज रिक्वायरमेंट। तो ये उसकी वजह से प्राइस इन्फ्लेशन, सप्लाई चेन अफेक्ट हो गई है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। वहां भी रिसेशन की बहुत भावना है। हमें यूरोप में रिसेशन आएगा तो अपना जो एक्सपोर्ट होता है, उनके वहां से लोग ट्रैवल करके आने वाले हैं, जो अभी ओमिक्रॉन के लिए जो बंद हो गया था पर अभी शुरू होने वाला था, वो सब कम हो जाएगा, तो अपनी इकोनॉमी पे डेफिनेटली इफेक्ट होगी। और अपना देखिए आप, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, माने लास्ट क्वार्टर ऑफ फिस्कल 2022, अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट नहीं मैं बात कर रहा हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट $23 बिलियन था। करंट अकाउंट में क्या है, वो ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड और ऑयल की वजह से बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद जो प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, जो अपने इंडियंस जो बाहर रहते हैं, दुबई, मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा में, वहां से जो बेचते हैं, वो सब नेट होने के बाद 23.8%, 1.2% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। और ऐसे चलेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट $23 बिलियन इन अ क्वार्टर, तो अपना अब देखिए 90 बिलियन, $100 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा उतना। और उसके साथ में अपने एफआईआई पुल आउट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2022 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने $5.8 बिलियन निकाल दिए हैं इंडिया से, क्योंकि वो समझते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो एसेट वैल्यूज कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो गाड़ी कम बिकेगी, कार हाउसिंग कम बिकेगा, और लोगों को पर्सनल लोन्स कम हो जाएगी, सब इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाता है। तो उसकी वजह से लोग पुल आउट कर रहे हैं, और अमेरिका में उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, डॉलर में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट में डेफिनेटली इफेक्ट होगा। एक तो करेंसी डिप्रिशिएट होगी, तो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से, वहां बाहर के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, यहाँ के इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से, सब क्लाउड्स के लिए ओवरऑल मार्केट में ऑल ओवर द वर्ल्ड
इंडिया में नहीं सिर्फ, पर इंडिया भी कम नहीं हो सकता है। अभी क्या है, लकीली अपने डोमेस्टिक डिमांड, अपने जो सिप वाले हैं 12,000 करोड़ महीने में सिप में डालते हैं जो इन्वेस्ट हो रहा है मार्केट में, तो वैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, उन्होंने बैलेंस कर दिया है। पर वो कितना तक बैलेंस हो सकेगा? बाहर के लोग बेचने आएंगे तो कभी कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, तो मार्केट पड़ने वाला है और मार्केट थोड़ा बढ़ेगा ही। अभी क्या उसमें हो सकता है कि अगर जो ये यूक्रेन का सेटल हो जाए, उसमें वॉर बंद हो जाएगा, अकेला उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। जो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाए, रशियन तेल वापस मार्केट में आ जाए, तो ऑयल प्राइसेस घटे, तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकता है। और फिर इंडिया में थोड़ी अपने गवर्नमेंट मोदी साहब तो बहुत काम कुछ कर रहे हैं इंडिया के लिए, पर थोड़ा ब्यूरोक्रेसी में कम करें, तो ब्यूरोक्रेसी कम करने से 1-2% ग्रोथ रेट बढ़ सकता है यहाँ। राइट आपने काफ़ी चीज़ों पे आपने टच अपॉन किया। मैं कुछ और आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, तो ये सब चीज़ों का मायने क्या है? क्या आप नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स के लिए इंडियन मार्केट्स के ऊपर पॉजिटिव है? आपको लगता है 12-15% का रिटर्न पॉजिटिव पॉसिबल है, या आपको लगता है चैलेंजिंग हो जाएगा और इसलिए इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मॉडरेट कर देना चाहिए इन सारी चिंताओं के चलते जो आपने शेयर किया? आपके क्वेश्चन में यह आंसर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते इंडिया में, एक्सपेक्टेशंस कम करने चाहिए, इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट करने चाहिए। अगर यूक्रेन वॉर भी बंद हो जाए, एज आई सेड, अनलेस अमेरिका लिफ्ट्स द सैंक्शंस, जो रशिया का तेल और ओके राइट जी प्रदीप जी, बात आप बताएं, अपनी बात पूरी करें। वी कैन हियर यू। Oh, sorry. I thought somebody interviewed that. So I'm saying that if Russian oil comes back into the market, if trade starts getting normalized, एक तो ओमिक्रॉन की वजह से 2 साल हमने को नुकसान हो गया, और अभी ओमिक्रॉन अभी भी पूरा गया नहीं है, लोगों को थोड़ा कंस्ट्रेंट है, तो ट्रैवल बढ़ जाए। टूरिज्म वाज 10-12% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, अभी उसके ओमिक्रॉन की वजह से 3-4% चला और 6-7% का घाटा हो गया। तो अगर वो इंप्रूव हो जाए तो इकोनॉमी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, पर जो हो रहा था उससे तो कम होने वाला है, क्योंकि करेंसी डिप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो इंडियन मार्केट में एक्सपेक्टेशन, मार्केट एज अ होल में 15% का रिटर्न नहीं हो सकेगा, मैं समझता हूँ। इतना एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, पर इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको मिल सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी का परफॉर्मेंस इन स्पाइट ऑफ द मार्केट्स बढ़ सकता है। जैसे आप देखिए केमिकल कंपनीज है जो आज बिकॉज चाइना का सप्लाई चेन टूट गया है थोड़ा, तो और वेस्टर्न बायर्स, अमेरिकन बायर्स, वो लोग ने China Plus 1 का स्ट्रेटजी बनाया है, तो China Plus 1 में इंडिया का शामिल होता है। राइट बिल्कुल। ऐसे में आपने कई सारे हेडविंड्स जो यहाँ पर जिनकी बात की, और एक कंजर्वेटिव टारगेट हमें इस साल के लिए इंडेक्स पर रखना होगा, बट साथ ही आपने जिस तरह से बात की कि कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स, ये सिलेक्टिव स्टॉक्स, थीम बेस्ड पॉकेट्स, वो अगर आपको पसंद आती हो वो हैंड पिक करनी हो, क्योंकि इंडिया के लिए अभी पूरी तरह से तो इंटरनेशनल फ्लोज बंद नहीं हो सकते, तो कहाँ पैसा बन सकता है? आपकी नजर कहाँ होगी? देखिए, इसमें 1-2-3 सेक्टर्स में आप जरा ध्यान रखेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि जैसे इकोनॉमी अगर थोड़ी इंप्रूव हो जाए, जब वॉर बंद हो जाए, थोड़ा सैंक्शंस कम हो जाए, थोड़ा ट्रेड बढ़ जाए, तो वो सेक्टर्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, आज थोड़ी बैंक्स बीटन है, और एक साथ में वही टाइम में ये पब्लिक सेक्टर बैंक जरा इंप्रूव हो रही है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी है थोड़ी। और फिर सिमिलरली ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी अभी बीटन और थोड़ी घटेगी, क्योंकि अमेरिका में बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है ये इंटरेस्ट रेट की वजह से, और सब टेक्नोलॉजी कंपनीज डाउन हो रही है, तो अपने उसकी वजह से अपने को भी कम हो जाएगा, और वहां रिसेशन होगा, तो नेचुरली इंडियन एक्सपोर्टर्स जैसे टेक कंपनीज है, जैसे इंजीनियरिंग कंपनी है, उनको थोड़ा कम सेल्स हो जाएगा, तो उसमें फिर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। टेक कंपनी में कोई एकदम डाउन हो जाए क्योंकि सम एफआईआई सेलिंग एंड गेटिंग आउट, तो उसमें एक्स्ट्रा ड्रॉप होने की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो टेक्नोलॉजी कंपनी एंड सम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो उनका डोमेस्टिक बेस भी है
और ओवरसीज एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, तो उसमें डोमेस्टिक मार्केट तो फार्मा, कंज्यूमर, वो सब में रीजनेबल स्टेबिलिटी रहेगी, तो उसमें अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है। तो जो करेक्शन ज्यादा हो सके उसमें लेना पड़ेगा। ऐसे मार्केट में जनरली इन्वेस्ट करेंगे, जैसे इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, पैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको रिटर्न अच्छा मिले, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न हो जाएगा। राइट। प्रदीप, इंडियन पीएसयूज के ऊपर आपकी क्या व्यू बन रही है, चाहे वो पावर यूटिलिटी पीएसयूज हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे वो डिफेंस पीएसयूज हो? एक बड़ा री रेटिंग मूव हम इंडियन पीएसयू स्टॉक्स में देख रहे हैं। शायद अंडर ओन्ड हो इसलिए लोग खरीद रहे हैं, बट एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरह से आपको लगता है कि वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ आर्ग्यूमेंट में काफी इंडियन पीएसयूज बैठते हैं पॉजिटिवली? देखो इंडियन पीएसयूज में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और आप देखिए जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा 80 रुपये में जब मिलता था, अभी आज 120 रुपया हो गया है। कैनरा बैंक ऐसे, तो पीएसयू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप डिफेंस की बात की है, देखिए आज 200 ऑड प्राइस हो गई है, और एक टाइम में ये सब पब्लिक सेक्टर को ट्रैश करते थे लोग, कि बोलते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर है, पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में फर्क है, और फर्क रहने वाला है। इंडिया ब्यूरोक्रेसी है, बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, और पब्लिक सेक्टर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है, और वो ब्यूरोक्रेट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे इंप्रूव करने को। इतना बहुत टाइम लगने वाला है ये ब्यूरोक्रेट्स का माइंडसेट करने के लिए। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट के सेम मल्टीपल जो प्राइवेट सेक्टर को देंगे वो आप पब्लिक सेक्टर को मिलेगा। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ एक आदमी अच्छा आया, वो 2-3 साल के बाद जाता है, फिर दूसरा कौन आएगा आपको मालूम नहीं है, और क्वालिटी कैसी हो रही है। देखो आप पीटीसी देखिए कि कुछ गवर्नेंस इश्यू आ गया तो शेयर प्राइस फॉल हो रहा है। तो ऐसे प्रॉब्लम की वजह से while PSUs were beaten down और अभी इम्प्रूव काफी हो गए हैं, प्राइवेट सेक्टर के करीब नहीं हो जाएंगे। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में, या आपने बताया बैंक्स में, HDFC बैंक जैसे ग्रोथ भले हुए इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पर मल्टीपल उनको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज अच्छा है, कल खराब भी हो सकता है उनका परफॉर्मेंस। ऑलराइट, ऐसे में प्रदीप, अगर और कोई पर्टिकुलर थीम्स या फिर नए थीम्स की बात हो, ऑयल एंड गैस पैक की भी आपने बात की कि क्रूड के प्रेशर तो रहेगा जिन स्टॉक्स में क्रूड का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आप उन स्टॉक्स को देखें, उस स्पेस को देखें जिनके रिफाइनिंग मार्जिन्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। अब जस्ट एन एवरेज अगर $1 तक अगर रिफाइनिंग मार्जिन जीआरएम सुधरते हैं तो लगभग 700-800 करोड़ का पोटेंशियल रेवेन्यू ऐड हो जाता है कंपनीज को। तो इस स्पेस पर आपको लगता है कि यहाँ बुलिश बेट्स रहनी चाहिए, क्योंकि ऑयल एंड गैस पैक ऑलरेडी एक अच्छा सर्च दिखा चुका है। 30% का प्रीमियम चाहे भले ही अभी हम क्रूड पर देख रहे हो, लेकिन ये कभी तो सॉफ्ट होगा। नहीं, आप सही बात करें, अभी परफॉर्मेंस ये ऑयल गैस कंपनीज का बढ़ेगा, रिफाइनरीज का भी इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ESG, एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज की वजह से बड़े इंस्टीट्यूशंस अभी ये स्टॉक्स में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन क्राइसिस आ गई, ऑयल बढ़ गया, तो पर आज देखिए आप नॉर्वेजियन सॉवरेन फंड ऑयल गैस में आउटसाइड नॉर्वे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो क्योंकि उसका कार्बन एमिशन बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो आप देखिए उसका जो पोटेंशियल है ऑन द बेस ऑफ अर्निंग्स, वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी चेंज हो गया है एटीट्यूड ऑयल एंड गैस कंपनीज की ओर से, और पर लोगों, all institutions worldwide have become very conscious of environment, social and governance issues, and therefore they will be very restrained in investing in oil and gas, coal industry, etc. So NTPC जैसे थर्मल पावर पे बहुत बेस है अभी, वो अगर और रिन्यूएबल में काफी एम्फसाइज कर रहे हैं, पर अभी जब इन्वेस्टर्स को बताएं उनकी रिन्यूएबल एनर्जी का क्या थ्रस्ट है, कैसे वो ओवर टाइम ये कोल एनर्जी से कम करेंगे और रिन्यूएबल, न्यूक्लियर, दूसरी किस्म की एनर्जी से उनका बिजनेस ग्रो करेंगे, तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, तो हो सकता है जैसे ग्लेनकोर ओवरसीज कोल माइंस पे बोलते हैं कि हम नया इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बट जो कोल माइन है हमारे पास वो हम नहीं बेचेंगे, उसमें से जो कैश फ्लो आता है, और आज तो बहुत बढ़िया आता है उनको, उससे हम नई बिजनेस शुरू करेंगे जहाँ ESG कंप्लायंट हो, जहाँ एनवायरमेंटल डैमेज कम हो, और उसकी वजह से ग्लेनकोर को आज भी मार्केट पसंद कर रही है। तो अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे कोल इंडिया है, जैसे NTPC है, वैसे उनको ये बताना चाहिए लोगों को, जैसे टाटा कर रहे हैं, टाटा पावर देखो कितना रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यू एरियाज में, और उसकी वजह से, और रिलायंस भी देखिए आपने, उन्होंने बताया कि $10 बिलियन
सोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, बैटरी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करके तो वो रिचार्ज कर रहे हैं उनका कि हमारे रिफाइनरी में से कैश फ्लो है, हम बराबर है, वो कैश फ्लो को ऐसी तरह इंप्रूव करेंगे, यूज करेंगे तो हमारा ESG इमेज इंप्रूव हो जाएगा, और ESG इंप्रूवमेंट होगा तो लोगों कंटिन्यूली इन्वेस्ट करेंगे हमारे साथ। राइट प्रदीप, धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए और अपने मार्केट पे और डिफरेंट सेक्टर्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू। आइए वापस मार्केट की तरफ